Hello students, let's continue our chapter atoms, and our today's topic is atomic spectra. Spectrum we have discussed in previous chapters also. स्पेक्ट्रम जैसे क्या होता है, बैंड ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। जैसे प्रिज्म में से सपोज वाइट लाइट पास कर रही है, ठीक है, सो इट विल स्प्लिट इनटू दी 7 कलर्स ना, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी विबग्योर में ये, ठीक है। तो जो ये विबग्योर के कलर्स हमें दिख रहे हैं, डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, इनकी सबकी डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी ये क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल रेडिएशन, ठीक है। क्या बैंड ऑफ विजिबल रेडिएशन, जो भी सेट ऑफ रेडिएशंस प्रेजेंट है इसमें, ये क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रम बन जाएगा, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रम में विजिबल रेडिएशंस ही हो, ये जरूरी नहीं होता, विजिबल भी होती है, दूसरी रेडिएशंस भी हो सकती है, ठीक है। यूवी रेज हो सकती है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स हमें ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास डिफरेंट एटम्स रहते हैं ना, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। नियोन गैस है, ठीक है, नियोन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये डिफरेंट एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर इनको हम डिस्चार्ज ट्यूब में लें, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक वैक्यूम इसमें क्रिएटेड होता है, ठीक है, और इस डिस्चार्ज वैक्यूम में ना हम सपोज हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया, पहले इसको इवैक्यूएट कर देंगे, एयर इसकी बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और देन सपोज इसमें जो भी एटम्स है जिनका हमें स्पेक्ट्रम चाहिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन होगा, देखो कि डिस्चार्ज ट्यूब में सपोज हमें हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम चाहिए, तो डिस्चार्ज ट्यूब में किसको फिल कर दिया हमने, हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, ठीक है। और ये डिस्चार्ज ट्यूब किससे कनेक्ट कर देते हैं हम, वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब किससे कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज से, सही है। डिस्चार्ज ट्यूब किससे कनेक्ट कर देंगे हम, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि जैसे इसको हमने हाई वोल्टेज से, सुटेबल वोल्टेज से कनेक्ट किया, तो हाइड्रोजन गैस से ना रेडिएशंस निकलनी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अगर ये विजिबल रेंज में है तो विजिबल रेंज की रेडिएशंस हमें दिखना स्टार्ट हुई, ठीक है। और जो रेडिएशंस निकल रही हैं उनको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करेंगे, ठीक है, उनको किससे पास करेंगे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करेंगे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करेगा, जो भी रेडिएशंस निकल रही हैं उनको लाइंस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से मतलब एक तरह से एक मटेरियल होता है, एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है, जिससे अगर रेडिएशंस पास होंगी, ठीक है, तो वो रेडिएशंस हमें लाइन की फॉर्म में लाइन स्पेक्ट्रम बनाती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पार्ट्स होने पे जो ये रेडिएशंस है वो किसकी फॉर्म में दिखेंगी, लाइंस की फॉर्म में दिखेंगी। तो वो लाइन का एक क्या बना रही है, बैंड बना रही है, ठीक है, रेडिएशंस का बैंड बना रही है, जिसको हम क्या बोल देंगे, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो किसी भी एटम को अगर हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो उसके कोई ना कोई स्पेक्ट्रम पैटर्न होता है, और वो स्पेक्ट्रम पैटर्न किसी एक एटम का दूसरे एटम से मैच नहीं करता, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अलग होगा, यानी हाइड्रोजन क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस हाई वोल्टेज हमने कनेक्ट किया ना, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन के एटम में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हुआ, इसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसके सराउंडिंग्स में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे सिंगल हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके पास डिफरेंट ऑर्बिट्स है रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी वो उस ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। सपोज इसको एनर्जी मिली, तो अगर सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल से किधर चले जाएंगे,
दूसरे लेवल में जाएंगे और इस लेवल में जाके फिर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग जाएंगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में था, फर्स्ट ऑर्बिट में था, फर्स्ट ऑर्बिट में था और रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है, सपोज इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन। बट जैसे उसे एनर्जी मिली, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो ये डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है और इसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो सेकंड शेल में चला जाएगा और रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड शेल में जाएगा, रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर उसको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो हो सकता है कि वो थर्ड शेल में जाके रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, सही है। बट जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आते हैं, ठीक है, सपोज कोई हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी मिलने पे थर्ड शेल में चला गया, ठीक है, और थर्ड शेल में अब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सही है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये थर्ड से सेकंड लेवल में आएगा या थर्ड से अगर मान लो फर्स्ट वाले लेवल में आएगा तो ये रेडिएशन एमिट करते हैं, सही है। देखो ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है या 3 से 2 में आ रहा है या 3 से 1 में आ रहा है, सही है, 2 से 1 में आए, 3 से 2 में आए या 3 से 1 में आए, ठीक है, तो जब वो इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब हायर शेल में जाना और डी एक्साइटेशन मीन्स लोअर शेल में आना, ठीक है। तो जब वो लोअर शेल्स में आ रहे हैं ना, 2 to 1 3 to 2 3 to 1, ठीक है, तो उनमें क्या हो रही है, डी एक्साइटेशन हो रही है, ठीक है। जब वो डी एक्साइट होंगे तो वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, ठीक है। अब ये रेडिएशंस कोई भी हो सकती हैं, रेडिएशंस हमें पता है ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम कोई भी स्पेक्ट्रम हो सकता है, विजिबल रेडिएशन हो सकती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हो सकते हैं, रेड लाइट्स हो सकती है, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, कुछ भी हो सकती है, सही है। तो जो भी रेडिएशन एमिट होंगी यानी उस हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रम निकला है, ठीक है, हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकला है, एक स्पेक्ट्रम। और देन उस रेडिएशंस को हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हेल्प से देखने पे वही रेडिएशंस हमें लाइंस में डिवाइड होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। लैब्स में यूज होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसमें डिफ्रैक्शन होगा यानी जो रेडिएशंस स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन ने एमिट किया है, ठीक है, उस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ये, ठीक है, बट डिफरेंट मटेरियल से की ये बनी हुई होती है, उस लेयर से पास करने पर लाइट डिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है, यानी कॉर्नर्स के अराउंड बेंड कर जाएगी और एक स्पेक्ट्रम एमिट करेगी। तो जो स्पेक्ट्रम एमिट होगा उसमें हमें लाइंस दिखाई दी ऐसी, तो इसलिए जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम को क्या बोल देंगे हम, लाइन स्पेक्ट्रम। इसी तरह से हाइड्रोजन की जगह कोई भी ले लो, जैसे सोडियम के मर्क्यूरी ले लिया हमने, मर्क्यूरी के एटम्स ले लिए, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, ठीक है, फिर अगेन मर्क्यूरी में भी डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है, और जब वो डी एक्साइट होंगे तो क्या एमिट करेंगे, रेडिएशंस एमिट करेंगे, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन ने स्पेक्ट्रम शो किया यानी उसने जो रेडिएशंस एमिट की, मान लो उसने ब्लू ग्रीन रेड लाइट एमिट की, ठीक है, तो सेम रेडिएशंस मर्क्यूरी एमिट नहीं करेगा या सेम रेडिएशंस नियोन गैस एमिट नहीं करेगी, ठीक है। तो एक तरह से जो स्पेक्ट्रम है ना, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम उसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है, कोई भी दो एटम्स का स्पेक्ट्रम मैच नहीं करता है, ठीक है। तो कोई भी रेडिएशंस हैं उसके स्पेक्ट्रम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एटम की से वो स्पेक्ट्रम निकल रहा है, ठीक है। मतलब जो एक तरह से प्रूफ हो गया, डीएनए टेस्ट हो गया एक तरह से। गैसेस का जो डीएनए टेस्ट है वो किसको बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम को बोल सकते हैं, कि अगर आपको स्पेक्ट्रम पता है तो आपको ये पता है कि कौन सा एटम है, या अगर आपको एटम पता है तो आप उसका स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, बाय सीइंग द स्पेक्ट्रम और रेडिएशंस एमिटेड बाय दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है। तो सभी एटम्स एक दूसरे से अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है ना, ठीक है, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो एनर्जी मिलने पे एक्साइट होते हैं और देन क्या हो जाते हैं, डी एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है, और रेडिएशंस एमिट करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस का इसी तरह से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, बाकी अदर एटम्स का हमें डिस्कस नहीं करना है, ठीक है।
वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, हमारे स्टडीज़ में हमें वही करना है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया कौन से साइंटिस्ट ने? बाल्मर साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो हाइड्रोजन मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में किस गैस को ले लिया? हाइड्रोजन गैस को ले लिया, ठीक है। फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को एनर्जी दी। हाइड्रोजन को एनर्जी देने का मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, और जब इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट हो रहे थे तो क्या एमिट कर रहे थे? रेडिएशंस एमिट कर रहे थे, समझ लो, ठीक है। तो जो उसका लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, उसमें रेड कलर की लाइन ऑब्टेन हुई, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम जो ऑब्टेन हुआ मतलब पूरा ब्लैकआउट था, यहाँ पे क्या एमिट हुई? रेड कलर की लाइट एमिट हुई। तो रेड कलर की जो लाइट एमिट हुई उसका नेम रखा गया एच अल्फा, ठीक है। रेड कलर की जो लाइट एमिट हुई जिसको क्या नेम रखा गया? एच अल्फा। सो उसकी जो वेवलेंथ है वो बाल्मर ने एक फॉर्मूला से कैलकुलेट की, और वो कितनी आई? 656.3 नैनोमीटर, ठीक है। तो जो एच अल्फा रेडिएशंस थी वो कौन से कलर की थी? रेड कलर की थी, ठीक है। और इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या थी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। मतलब जो बाल्मर ने स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया ना, उसमें उन्हें रेड कलर की एक रेडिएशन ऑब्टेन हुई, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर की ऑब्टेन हुई, सही है। तो जो रेड कलर की वेवलेंथ उन्हें ऑब्टेन हुई, रेडिएशन ऑब्टेन हुई, इसकी वेवलेंथ कितनी थी? 656.3। और रेड कलर वाली रेडिएशन का क्या नेम था? एच अल्फा, ठीक है। और देन उन्हें ब्लू ग्रीन कलर की रेडिएशन ऑब्टेन हुई, एच बीटा। ब्लू ग्रीन कलर की और रेडिएशन ऑब्टेन हुई, एच बीटा। देन ऑब्टेन हुई नेक्स्ट रेडिएशन एच गामा, ठीक है। तो एच बीटा की जो वेवलेंथ थी वो है 486.1 नैनोमीटर, ठीक है। एच गामा जो ऑब्टेन हुई उसकी रेडिएशन उसकी वेवलेंथ थी 434.1 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये डिफरेंट रेडिएशंस उनके स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन हुई, ठीक है। तो बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया, क्या था वो फॉर्मूला? 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n², ठीक है। मतलब जो जो रेड ब्लू ग्रीन कलर का उनको स्पेक्ट्रम मिल रहा था, तो उनके कोरस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ जो है वो इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। उन्होंने फाइंड आउट करके बताया, यानी ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करके, एन की वैल्यूज पुट करके, आर की वैल्यू पुट करके ये वेवलेंथ निकल सकती है। सिमिलरली एन की वैल्यू पुट करके, आर की वैल्यू पुट करके ये वेवलेंथ निकल जाएगी। एन की वैल्यू पुट करके, आर की वैल्यू पुट करके ये वेवलेंथ निकल जाएगी, ठीक है। तो जो आर जो कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज नेम्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट। और देखो एन एक हमारे पास क्या है? इंटीग्रल नंबर है, एन की वैल्यू स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 3, 4, 5। ये फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल है? एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा लाइन पे एप्लीकेबल है। जो रेड ब्लू ग्रीन कलर का उनको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1/λ इक्वल्स टू आर। एन क्या है यहाँ पे? शेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स। जैसे 3, n इक्वल्स टू 3 मीन्स थर्ड शेल की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट की। n इक्वल्स टू 4 का मीनिंग फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है। तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये 2 ऑलरेडी है, ठीक है। तो 3 से 2 आने पे 3 थर्ड से, जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो सेकंड में अगर डी एक्साइट होता है, जैसे थर्ड से 2 में आया इलेक्ट्रॉन, फोर्थ से 2 में आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब डी एक्साइट हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या एमिट होगी? कोई ना कोई वेवलेंथ एमिट होगी, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या एमिट होगी? वेवलेंथ एमिट होगी। तो वो वेवलेंथ हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला किसने दिया? बाल्मर ने दिया, जो उनको रेडिएशन एमिट हुई थी उन सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो जो आर रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है R इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। देखो इसकी तो इनकी तो यूनिट्स ही नहीं है,
तो ये 1/λ है। तो डायमेंशनली आर को भी अगर इस मतलब डायमेंशंस लेफ्ट एंड राइट साइड के इक्वल होते हैं ना, तो लैम्डा की यूनिट मीटर, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर यूनिट 1/मीटर है तो आर की भी क्या यूनिट होनी चाहिए, 1/मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला में n = 3 पुट करें, ठीक है, n = 3 पुट करो इस फॉर्मूला में, और r की वैल्यू पता है हमें, r = 1.097 × 10⁻⁷, तो लैम्डा कितना आया, 656.3 नैनोमीटर, जो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के इक्वल है। ठीक है, रेड के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से एन, ये वेवलेंथ कब आई, जब एन की वैल्यू इस फॉर्मूला में हम कितनी पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। सही है, ठीक है, एन की वैल्यू 4 पुट की तो ये वेवलेंथ आएगी, एन की वैल्यू 3 पुट की तो ये वेवलेंथ आएगी हमारे पास। ये n = 3 के लिए, ये n = 4 के लिए इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास n = ∞ है, n = क्या है, ∞, तो वेवलेंथ कितनी आएगी इस फॉर्मूला में पुट करके, आर की वैल्यू पता है हमें, ये पुट करेंगे तो वेवलेंथ फॉर n = आएगी 364.6 नैनोमीटर। ठीक है, 364.6 नैनोमीटर। ठीक है, तो देखो n = 3 पे वेवलेंथ ज़्यादा थी, n = 4 पे वेवलेंथ कम होगी, और n = पे, यानी लिमिट हो गया ना। अब इन्फिनिटी से ज़्यादा हायर लेवल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस टाइम पे जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब एमिट हो रही है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब एमिट हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब एमिट हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से एमिट हो रहा है, थर्ड से एमिट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो बाल्मर ने तो रेड ब्लू ग्रीन यानी विजिबल रेडिएशन में उन्होंने एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया, तो अदर स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व हुए थे हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, हाइड्रोजन के अदर स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व हुए, और उनके जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुए, जिन जिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए, उसी बेसिस पे उनके नेम रखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से अदर स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुए और उनको स्पेक्ट्रम के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है वो अभी देखते हैं। जैसे लाइमन साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया और उनको रेडिएशंस कुछ ऑब्टेन हुई, तो उन्होंने उन रेडिएशंस की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला दिया है 1/λ = r × 1/1² - 1/n²। तो देखो बाल्मर सीरीज जो थी, अभी जो आपको बताई थी बाल्मर सीरीज, उसमें वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था, 1/λ = r × 1/2² - 1/n²। तो लाइमन सीरीज में लोएस्ट लेवल कौन सा है, फर्स्ट, और हाईएस्ट कहाँ से स्टार्ट, हायर लेवल कौन से हुए, 2, 3, 4, कहीं से भी फर्स्ट लेवल में अगर डी एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सी सीरीज बनेगी, लाइमन सीरीज। सेकेंड लेवल में डी एक्साइटेशन हो रही है तो कौन सी सीरीज बनेगी, बाल्मर सीरीज। ठीक है, देन है पाश्चन सीरीज। ठीक है, जो इस सीरीज में जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस थी, ठीक है, वहाँ डी एक्साइटेशन किधर हो रहा था, थर्ड लेवल में हो रहा था, हायर स्टेट n = 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज। अगेन ये इनके जो साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर की थी ये रेडिएशंस, उन्हीं के नेम पे है। 1/λ = r × 1/4² - 1/n²। n कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट 5, 6, 7, 8 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थी पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिट हो रही थी वो कौन सी थी, 1/5² - 1/n²। ठीक है, ये थी हमारी पी फंड सीरीज। तो जो लाइमन सीरीज थी वो तो है यूवी। ये यहाँ पे लाइमन सीरीज में कौन सी रेडिएशन एमिट हो रही थी, यूवी लाइट एमिट हो रही थी। ठीक है, एंड पाश्चन एंड ब्रैकेट सीरीज कौन सी है, इंफ्रारेड। ठीक है, ये कौन सी है हमारी
इंफ्रारेड, ठीक है। ये कौन सी हमारे पास इंफ्रारेड, बालमर तो वैसे ही विजिबल में थी, ठीक है। तो ये यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये भी आगे कौन सी रेडिएशंस एमिट हो रही थी, इंफ्रारेड रेडिएशंस ही एमिट हो रही थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। थैंक यू।